तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे MIC 04 कोर्स को। ठीक है, तो MIC 04 कोर्स में हम लोग मेनली पढ़ रहे थे। जो कोर्स है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इस कोर्स का नाम है। और इसमें हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक इस तरह से है। ठीक है, तो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो इस तरह से है। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, दैट इज क्लासरूम असाइनमेंट। तो व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल। ओके, तो पोटेंशियल को समझने से पहले ये पहले जानना जरूरी है कि फील्ड क्या होता है, व्हाट इज फील्ड। तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था फील्ड के बारे में। एक बार थोड़ा इसको रिकैप कर लेते हैं, फील्ड होता क्या है, व्हाट इज फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली क्या है, एक फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल कॉज है। ओके, जो इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस तरह का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, फोर्स। ओके, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस फिजिकल कॉज को हम क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये फिजिकल कॉज होता है, ये फिजिकल फैक्टर होता है, फिजिकल फैक्टर होता है जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, तो जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कूलम्स लॉ से, जिसे अर्ली क्लास में डिस्कस किया था। और कूलम्स लॉ क्या होता है, ऑलरेडी आप प्लस टू में भी पढ़े हुए हो। ठीक है, कि कूलम्स लॉ सिंपली क्या होता है, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस R है। तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, दैट इज F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको कूलम्स लॉ बोलते हैं। तो इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। इसको हम कहाँ से डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं कूलम्स लॉ से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, हम डिफाइन करते हैं कूलम्स लॉ से। और कूलम्स लॉ क्या है कि लेट देयर बी टू चार्जेस, मान लीजिए कि दो चार्ज है। तो पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। ऑलरेडी से मैंने पहले करवाया भी है, एक मैंने पूरा क्लास इस पे लिया था। ओके, तो कूलम्स लॉ सिंपली ये कहता है कि इन दोनों चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब फोर्स होता है। ठीक है, तो फिजिक्स में इंटरेक्शन का मतलब फोर्स होता है। क्लियर है, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है कूलम्स लॉ के द्वारा, वो होता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर सम कांस्टेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय R²। और ये जो K है, K इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, तो ये जो K है, K ये एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू वैक्यूम मीडियम के लिए होता है 1/4πε0। और एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्या होता है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी क्या होता है, मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। और मीडियम का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये जो मीडियम की प्रॉपर्टी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे किसी मीडियम में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, कहीं पे वर्क कम करता है, कहीं पे वर्क बहुत ज़्यादा करता है, कहीं पे बिल्कुल वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो इस सब के लिए जो फैक्टर है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये होता है एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए। इसका वैल्यू नियरली आता है 9 × 10⁻⁹। इसे आपने प्लस टू में पढ़ा होगा। ठीक है, और ये जो K है, इसका वैल्यू अदर मीडियम के लिए होता है 1/4πε0 ठीक है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन R है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है पहले ही। और 1/4πε0 ये आपको पहले से ये पता होना चाहिए आपको, 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू इसकी होती है। इज इट क्लियर और नॉट, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये समझ में आपको आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, फिजिकल फैक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक। क्लियर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन हमारा आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑलरेडी हम क्लास ले चुके हैं। ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? समझते हैं जरा इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जा रहा है। ओके, तो ये जनरल कन्वेंशन होता है कि पॉजिटिव चार्ज, तो ये कन्वेंशन है। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। ओके, ये कन्वेंशन है, कुछ लोगों ने इसको यूज किया, बाद में इसको क्या हुआ, इसको एक्सेप्टेंस मिल गया, तो फिजिक्स में क्या करते हैं, इसको हम लगातार उस समय से यूज करते आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक सिंपल कन्वेंशन है कि पॉजिटिव चार्ज को जनरली हम कैसे दिखाएंगे, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, जिसमें फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। ये पॉजिटिव चार्ज में होता है। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम प्लेन नहीं है, डायग्राम क्या है आपका, 3D डायग्राम है। ठीक है, इसका मतलब आप इसको इमेजिन जस्ट आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब है। ठीक है, स्फेरिकल शेप का बल्ब है, और स्फेरिकल शेप के बल्ब के सेंटर पे क्या होता है, फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट को आप चार्ज मान लीजिए। क्लियर है? तो ये जो बल्ब है इस शेप का होगा, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे। ठीक है, स्प्रेड आउट होगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसका एक्चुअली जो शेप है वो इस तरह का शेप है। ठीक है, स्फेरिकल शेप है। इसका शेप जो है वो सर्कुलर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ऐसा शेप है, ये सर्कुलर शेप है। ठीक है, और इसको जस्ट आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्फेरिकल टाइप का बल्ब है आपके पास, बल्ब जो घरों में आप यूज करते हैं, और उस बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आजकल तो एलईडी आता है तो वहाँ पे फिलामेंट नहीं होता है। ओके, बट पहले जो बल्ब आता था उसमें क्या था, फिलामेंट होता था। क्लियर है? अब तो पीएन जंक्शन डायोड होता है। ओके, तो जो बल्ब है, बल्ब के सेंटर पर जो फिलामेंट है उसको आप चार्ज मान लीजिए। ओके, और वहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ से डिफरेंट रेज बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, जब हम सारे पॉइंट को जिसका फेज कॉमन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका फेज, इन सब का फेज मान लीजिए कॉमन है। ठीक है, ये हुआ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग कॉमन फेज। ठीक है, जब इन सारे पॉइंट को हम मिलाएंगे आपस में तो ये कैसा बन जाएगा, ये एस्फेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्फेयर बन जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, किस तरह का शेप फॉर्म करता है। तो शेप कैसा फॉर्म करता है? एस्फेरिकल शेप फॉर्म करता है। क्लियर है? ठीक है, अब मान लीजिए कि यदि ये चार्ज क्यू है, ठीक है, क्यू है, और इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में किसी बाहरी चार्ज को हम लाना चाह रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर फील्ड लाइन को, जो मतलब इस पर्टिकुलर चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो मान लीजिए कि हम इस चार्ज को जो है इस फील्ड के इनसाइड में इस पॉइंट पे लाना चाहते हैं। कहाँ पे लाना चाहते हैं? इस पॉइंट पे। तो यदि ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट कितना है, पी है। ठीक है, ये पॉइंट कितना है, पी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जनरली हम जो काम करते हैं, जिस स्केल पे काम करते हैं, वो स्केल क्या होता है, काफी नैरो होता है, मतलब कि हम एटॉमिक स्केल पे काम करते हैं। तो आप जानते हैं कि एटम जो है, एटम एटम जो आपका होता है, एटम एटम का कितना होता है रेडियस, बताइए। 10⁻⁻15 मीटर होता है। आ रहा है समझ में? 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में यदि हम डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं 1 सेंटीमीटर, तो तकरीबन कितना, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, इफ यू आर कंसिडरिंग डिस्टेंस एज 1 मिलीमीटर, इवन ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कि क्यू पॉइंट जो है, ठीक है, और पी पॉइंट, इनके बीच के डिस्टेंस मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, लगभग इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं कि इस इन्फिनिटी से जो है, ठीक है, इस चार्ज को इस पॉइंट पे हम ला रहे हैं। क्लियर है? तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इसको हम V से डिनोट करते हैं, तो V बराबर होता है वर्क डन। ठीक है, तो मूव अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फिक्स पॉइंट, फाइनाइट टू फिक्स पॉइंट। ये मैंने शॉर्ट में से लिखा, चूंकि आगे डेफिनेशन को टाइप किया गया है। ओके, टाइप किया हुआ डेफिनेशन डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को फिक्स पॉइंट, या मान लीजिए पी पॉइंट, इसको देखने में थोड़ा बदला लग रहा है, इनफाइनाइट से हम कहाँ पे ला रहे हैं, पी पॉइंट पे ला रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ पेन। ओके, यहाँ पे मेंशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ठीक है, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ओके, चार्ज फ्रॉम
इन्फिनिटी टू द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट अगेंस्ट फोर्स क्रिएटेड बाय अ फिक्स चार्ज, ठीक है। ये जो फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है? फिक्स चार्ज, ये क्लियर है, क्यू। और इसके अगेंस्ट क्या कर रहा है? ये क्यू वर्क कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो यही क्या होता है, तो इस चार्ज के अगेंस्ट ये क्यू वर्क कर रहा है, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आपको आ गया? ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी आवश्यकता क्यों है हमको, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता हमको इसीलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ये सारा का सारा टर्म डिफाइन होता है ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ सिस्टम? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव फील्ड, फील्ड, क्लियर है, कंजर्वेटिव फील्ड, ओके। तो यदि हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो इफ वर्क डन, ठीक है, बाय एनी फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, क्लियर है। यानी कि ऐसा फोर्स जिसके द्वारा जो वर्क किया जाता है, ठीक है, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ। यानी कि पाथ का नेचर कैसा है? पाथ कर्वीलिनियर है, पाथ स्ट्रेट लाइन है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं, क्लियर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हम जाना चाह रहे हैं, इन दोनों पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसका मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम बना लिया, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ड्रॉ किया तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया R1, ठीक है, पोजीशन मान लिया R1, और इसका जो पोजीशन इसको हमने मान लिया R2। ये क्लियर है, R1 R2 क्या इसका पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज Q1 रखा हुआ है और यहाँ पे एक चार्ज क्या रखा हुआ है? Q2 रखा हुआ है, क्लियर है, Q1 और Q2 रखा हुआ है, ओके। तो यदि मान लीजिए कि Q1 Q2 चार्ज यहाँ पे है और इसका पहला पाथ इस तरह का है, ठीक है, ये पहला पाथ है। सेकंड जो पाथ है वो कुछ इस तरह का है। थर्ड जो पाथ है कुछ इस तरह का है, ओके। तो वट एवर बी द नेचर ऑफ पाथ, लेकिन पाथ का इनिशियल पोजीशन क्या है? R1, फाइनल पोजीशन क्या है? R2, क्लियर है, ठीक है। तो यदि वर्क डन जो है, वर्क डन, ठीक है, सिर्फ डिपेंड करता है R1 और R2 पे, ठीक है, और पाथ स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ओके। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। तो देखिए, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स, फोर्स ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ, पॉइंट ऑफ पाथ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पाथ के शेप से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ पाथ, क्लियर है। तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ओके, इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव, कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड, इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड, क्लियर है, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं, आ रहा है समझ में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ओके, क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यस,
कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम थोड़ा पोटेंशियल कॉन्सेप्ट एक बार हम जान लेते हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके। तो आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ठीक है, या फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम और कंजर्वेटिव फील्ड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, ओके, तो निगेटिव ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, समझिए जरा, ठीक है? तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, दैट इज जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? माइनस डी यू होता है, ठीक है? डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है? माइनस डी यू होता है, ठीक है, डी यू होता है। और डी यू बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डी डब्ल्यू। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ से फोर्स हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर, क्लियर है? यानी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है? और डी यू बराबर क्या होता है? डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो इट विल बी यूज फ्रिक्वेंटली इन द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है? तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फॉर अ पॉइंट चार्ज, फॉर अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्लियर है? तो हमने क्या किया, मान लिया एक सोर्स चार्ज है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उस सोर्स चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, ओके? फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी, पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि एक सोर्स चार्ज क्यू है, क्यू है, और ये क्या, ये पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? ये पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड होता है वो कैसा होता है? अभी हम पढ़े थे, फील्ड होता है स्फेरिकल। कैसा फील्ड होता है? स्फेरिकल फील्ड होता है। तो इसके कारण फील्ड जो है स्फेरिकल फील्ड है, स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, क्लियर है? अब क्या है कि इस पर्टिकुलर चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस में, कहाँ पे? इनफाइनाइट, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट डिस्टेंस। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेना जो होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? काम करते हैं एटॉमिक स्केल के ऊपर, क्लियर है? तो एटॉमिक स्केल में फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है? तो 10⁻⁻15 से जो भी डिस्टेंस होगा वो लगभग क्या होगा? बहुत लार्ज डिस्टेंस हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो देखिए, मान लिया कि कोई चार्ज यहाँ पे है, इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ई पॉइंट पे क्यू चार्ज है। आ रहा समझ में? क्यू चार्ज है। यानी इनिशियली जो है इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट है। तो हमने मान लिया, हमने क्या क्या मान लिया, क्या क्या गिवन है? क्यू क्या है आपका? क्यू है सोर्स चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज, जिसके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना है,
टेस्ट और पॉइंट चार्ज चार्ज आ रहा समझ में, पॉइंट चार्ज दोनों के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है, आर आई का मतलब क्या होता है, आर आई का मतलब होता है इनिशियल सेपरेशन। तो दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट। आ रहा समझ में, इनफाइनाइट। ओके, जब इनफाइनाइट से हम चार्ज को यहाँ पर ले आएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। आ रहा समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको पुश करेगा ना, अपने फील्ड से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो इस फील्ड के अगेंस्ट जो हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, बाहर से हम वर्क कर रहे हैं, आ रहा समझ में, वही क्या होगा, वही आपका पोटेंशियल होगा। तो जब इस चार्ज को हम इधर एक्सेलरेट करते हैं, इधर मूव करवाते हैं, ठीक है, मूव करवाते हैं, और फाइनली क्या करता है कि इस फील्ड को ब्रेक करते हुए चार्ज यहाँ पे चला आता है, इस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे। तो अब हम मान लेते हैं कि चार्ज के बीच का जो फाइनल सेपरेशन है, ठीक है, वो कितना है, वो आपका है आर। कितना है, आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल सेपरेशन है आर एफ, ये क्या है, चार्ज के बीच का फाइनल सेपरेशन और डिस्टेंस है, तो हम मान लेते हैं आर। क्लियर है, इसको मान लेते हैं आर। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए एक पहले आप टेबल बना लीजिए, ठीक है, टेबल बना लीजिए इस तरह का, और पहले दिमाग में कैलकुलेट कीजिए कि स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इससे डेरिवेशन आपको याद रहेगा, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, देखिए, डी वी इक्वल टू क्या होता है, डी यू बाई क्यू। डी यू बराबर क्या होता है, तो डी यू बराबर होता है माइनस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो डी डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। क्लियर है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा, और एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है कांस्टेंट के इंटू क्यू, क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन को, आई एम सॉरी, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। जब वर्क निकाल लिया फिर क्या करना है, स्टेप 3 में डी डब्ल्यू निकालना है, और फिर स्टेप 4 में क्या करना है, डी बी निकालना है। ये 4 स्टेप है। क्लियर है, 4 स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि व्हाट शुड बी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या होगा, तो फोर्स क्या होगा इसके बीच का बताइए। दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या, स्टेप 1। स्टेप 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, बिटवीन क्यू एंड क्यू, क्यू एंड क्यू इज एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर एस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्लियर है, कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, सेकेंड स्टेप क्या है, डी डब्ल्यू। तो वर्क कब होगा, वर्क तब होगा ना जब हम फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, आ रहा समझ में। तो ये जो फोर्स लग रहा है एफ ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर एस स्क्वायर, ये फोर्स क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्शन में, बाहर डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये डायरेक्शन है। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझिएगा इसको, ठीक है, गौर से समझिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम यदि इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतने ही अमाउंट का क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वाई दिस अमाउंट, वाई नॉट मोर अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट क्यों नहीं है। तो हमारा डोमेन क्या, हमारा डोमेन इलेक्ट्रोस्टैट्स। हम क्या कोर्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है कि चार्ज लगभग रेस्ट में होता है, चार्ज लगभग रेस्ट में, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। क्लियर है, तो चार्ज पे एक्सेलरेशन 0 तभी होगा जब फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे कभी भी हम जो फोर्स कंसीडर करेंगे वो इम्बैलेंस नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस चार्ज को हम क्या करना चाहते हैं, इस चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट लाना चाहते हैं, ठीक है। इस पर जो हम फोर्स लगाएंगे तो चार्ज को हम बहुत स्लोली क्या करेंगे, स्लोली यहाँ से मूव करवाएंगे, आ रहा समझ में। तो इन कारणों से हमारे द्वारा जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू
एफ ई के बराबर होगा तभी ये चार्ज क्या रहेगा, हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करेगा। क्लियर है? अदरवाइज चार्ज क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो वो फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा वो। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी में फ्री चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है कि चार्ज हमेशा एक फील्ड के अंदर, ठीक है, या इवन फील्ड के बाहर भी है, ठीक है, तो क्या करेगा, उसका एक्सेलरेशन हमेशा जीरो होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ डोमेन इज इलेक्ट्रोस्टैट्स। ओके, लुक, ये एफ ही हो गया भाई, एफ ही हो गया, एफ ही हो गया, एफ ही हो गया। स्टेप नंबर 2, टू तो एफ एक्सटर्नल होगा, क्या होगा, एफ एक्सटर्नल, वो नेगेटिव होगा एफ ई के। नेगेटिव किसके होगा, एफ ई के, इलेक्ट्रोस्टैट्स के नेगेटिव होगा। आ रहा समझ में, इलेक्ट्रोस्टैट नेगेटिव होगा। अब ध्यान दीजिए आप, तो एफ इलेक्ट्रोस्टैट से यहाँ पे हमने क्या किया, हमने फॉर्मूले को रखा है स्केलर फॉर्म में। क्लियर है? तो इसको स्केलर फॉर्म से वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन का हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तो यदि इसको हम वेक्टर बनाना चाहते हैं, एफ ई को क्या बनाना चाहते हैं, वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्केलर फॉर्म, ये फॉर्मूला का स्केलर फॉर्म है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर। तो हमने मान लिया कि आर कैप क्या है, आर कैप यूनिट वेक्टर है रेडियल डायरेक्शन का। ये पाथ कैसा है, स्फेरिकल पाथ है। कैसा पाथ है, स्फेरिकल पाथ है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज यदि किसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रेडियस। ओके, तो इट इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन। क्लियर है? तो हमने इसको मान लिया आर कैप। यदि इसको हमने आर कैप मान लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। क्लियर है? तो इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस आर कैप। क्लियर है? माइनस आर कैप होगा ना, माइनस आर कैप। इसका मतलब ये हुआ भाई कि एफ एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये क्या है, ये आर कैप है। कितना है, आर कैप है, तो हम लिखेंगे क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस आर कैप। ये स्टेप 1 हो गया। ये गलती से हमने स्टेप 2 लिख दिया है, आई एम सॉरी। क्या, रहने दो यार, कोई दिक्कत नहीं। पहले स्टेप इसको वही रहने दीजिए, 1 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब बाद में बताएंगे ऐसा हमने यहाँ पे क्यों किया है। ठीक है, इसका रीजन है, इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर और कॉज है, इस कॉज को हम समझेंगे। तो स्टेप 2 क्या था, देखिए स्टेप 2 है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन को। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन बाय हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी निकालेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स, देखिए वर्क डन जो होता है फॉर स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, मतलब कि छोटे डिस्टेंस के लिए स्मॉल एलिमेंट, डी आर, डी आर को बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, डी आर को क्या बोलते हैं, स्मॉल। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी पहले वाले क्लास में आपको बताया था कैलकुलस को कैसे हम ट्रीट करते हैं फिजिक्स के अंदर। और आपने ये सब 11 12 पढ़ा होगा कि हम डिस्टेंस आर और आर प्लस डी आर लेते हैं, उसके बीच में छोटा सा एलिमेंट डी आर लेते हैं। ठीक है, तो फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस डी आर, ये जो डी डब्ल्यू होता है ये एफ डॉट डी आर होता है, एफ डॉट डी आर होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि ये जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किस लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह बताइए, बाहर की तरफ है, राइट की तरफ है, और इस फोर्स के अगेंस्ट हम डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ हम कर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ भाई, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है और हमारा चार्ज किधर जा रहा है, चार्ज इधर जा रहा है, तो डी आर क्या है, डी आर इधर है, डी आर इधर है। यानी एफ ई और डी आर दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा बताइए, यह एंगल कितना डिग्री होगा, 180। कितना होगा, 180। ओके, तो एफ डॉट डी आर क्या होगा, एफ डी आर कॉस थीटा। कितना होगा, एफ डी आर कॉस थीटा, इट इज एफ डी आर कॉस 180, कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है भैया, -1, -1, तो ये हो गया माइनस एफ डी आर।
माइनस एफ डी आर। और एफ कितना है? एफ एफ है आपका कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये है आपका माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर टू डी आर। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 3 क्या होगा बताइए? स्टेप 3, तो ये जो वर्क डन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण है। ओके, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये होगा नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम निकाले हैं वो कितना निकाले हैं बताइए? तो हम निकाले हैं इतना, ये हमने निकाला है माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। डी आर, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी और कंजर्वेटिव सिस्टम। सिस्टम क्या है हमारा? कंजर्वेटिव है ना। और कंजर्वेटिव सिस्टम, डी यू, डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू। माइनस डी डब्ल्यू मतलब कितना हो जाएगा ये? माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। डी आर स्टेप नंबर कितना था? ये 2 था। स्टेप नंबर वो है 3 है, 3 नंबर स्टेप है, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या है देखिए जरा। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ में है कि डी वी इक्वल टू डी यू बाई क्यू। डी यू बाई क्यू, तो इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, ठीक है, फिर हम डी यू बाई क्यू करते रहेंगे। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमको टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू निकालना है, यू निकालना है, या कर दें, चलो छोड़ो, देंगे स्टेप 4 कर लेते हैं पहले। स्टेप 4, चौथा स्टेप। स्टेप 4, स्टेप 4 में हमें क्या करना है? निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज डी वी इक्वल टू डी यू बाई क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डी वी इज डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइंड एज डी वी इक्वल टू क्यू बाई क्यू इज 1/क्यू। डी यू कितना है? तो डी यू हमने फाइंड किया है माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर टू डी आर। ये है ना, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो, ठीक है। क्या है? माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो लुक, क्यू क्यू कैंसिल आउट, टर्न्स आउट माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर टू डी आर।
तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल पोटेंशियल और नेट पोटेंशियल इज P equal to integration dV. It is integration minus q by 4 pi epsilon naught r square into चार्ज के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन आ रही है वो कितना है? इन्फिनिटी है। और चार्ज के बीच का फाइनल जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो आर है। इनिशियली चार्ज के बीच का गैप कितना था? इनफाइनाइट था ना, देखा था ना डायग्राम में। ये लुक ऑन द डायग्राम अगेन, देखिए यहाँ पे चार्ज इनिशियली कहाँ पे? इनफाइनाइट पे है। आ रहा समझ में? तो यानी आर आई कितना है? आर आई हमने लिया है, आर आई लिया है इनफाइनाइट। ओके, और जो चार्ज फाइनली क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करते हुए कहाँ पे आ गया? क्यू पॉइंट पे आ गया। आ रहा समझ में? तो इस केस में ये जो डिस्टेंस है फाइनल वो कितना है? आर है। यानी आर एफ कितना आपका है? आर एफ आपका आर है। आर एफ कितना है? आर। आर एफ है भैया आर। आर देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। तो माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर, डी आर बाई आर स्क्वायर इनफाइनाइट टू आर। क्लियर है? इनफाइनाइट टू आर। नाउ लुक, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जो डी आर बाई आर स्क्वायर है ये -1/r होगा। ठीक है, कैसे होगा मैं बॉक्स में कर देता हूँ। इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं आर का पावर -2 इंटू डी आर। और फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है इंटीग्रेशन आर का पावर n इंटू डी आर बराबर आर का पावर n+1/n+1। यहाँ पे n क्या है? पावर है। यह है आर का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1। ये हो गया -2 + 1 -1, तो आर का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। आर का पावर -1 कितना होता है? 1/r होता है। तो कितना हो जाएगा ये? -1/r। तो देखो ये सब मैथमेटिक्स अपने मन में करना पड़ता है। आपका जो ये कोर्स बिगनिंग है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लेकिन अदरवाइज फिजिक्स का ये रूल होता है कि मैथमेटिक्स पे आपको कम फोकस करना है और ज़्यादातर फोकस इस पे करना है इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। क्लियर है? क्योंकि वी विल गेट गुड, मतलब क्या कहते हैं, फेच गुड मार्क्स ओनली ओके जब आप इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताते हैं। जैसे हमने पूरा पढ़ा ना स्टेप कि भाई ये चार्ज है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, फिर इंटरनल फोर्स लगा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा होता है। जब इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करते हो एग्जामिनर विल गॉट इम्प्रेस कि आपको फिजिक्स का नॉलेज है। ठीक है, बट आप सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस करते हो तो ये रिडंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो चीज़ें है ना कि हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया -1/r। ओके, तो इसको डायरेक्टली लिखना है, इसको पूरा करके आपको दिखाना नहीं है। ओके, ये क्या? ये अनवांटेड स्टेप है। क्लियर है? इसलिए इसको हमने बॉक्स में रखा हुआ है -1/r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसका है? इसका लिमिट है आपका इनफाइनाइट टू आर, फाइनाइट टू आर। तो चलो माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में कितना है? ब्रैकेट में 1/r है। पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट को 1/r, फिर हम पुट करेंगे लोअर लिमिट को और दोनों को माइनस कर देंगे। 1/∞ क्या होता है? 0 होता है, आपको पता है। 1/∞ 0 हो गया तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है सॉरी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है भैया, ये कितना होता है? ये आपका होता है P बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर अब देखिए, चूंकि चार्ज जो होता है, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, दे ऑल फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सिंपल इंटरप्रिटेशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम आपके पास है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सिस्टम आपके पास है, समझिए ये सब कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑल आर कॉन्सेप्ट। और आप लोग बुक फॉलो कर सकते हैं ग्रिफिथ, जो भी ऑनर्स के बच्चे हैं उनको फॉलो करना है ग्रिफिथ। क्लियर है? ग्रिफिथ बहुत बहुत प्यारी किताब है।
जो ऑनर्स का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। इनको पास के लिए करने के लिए पढ़ना है तो एक बुक आता है आजकल मार्केट में चल रहा है, ठाकुर पब्लिकेशन का बुक चल रहा है, उन लोगों ने मुझे बुक दिया है, ओके, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर देता हूँ। अदरवाइज नॉलेज के पर्पज से आपको पढ़ना है तो फॉलो ग्रिफिथ, इट इज़ वेरी गुड बुक, ओके। तो ग्रिफिथ पढ़िए, अदरवाइज मार्केट वाले बुक को पढ़िए, जो ठाकुर वाली बुक है उसको पढ़िए, ठीक है, ओके। वो मुझे बोलते हैं कि आप स्पॉन्सर कीजिए, बुक का प्रमोट कीजिए, ओके। तो ग्रिफिथ इज बेस्ट बुक, इसको आप पढ़िए, अच्छी किताब है ये, ओके, और नॉलेज पर्पस, ओके। और पास होने के लिए क्या पढ़ना है आपको, भाई ठाकुर वाकुर पढ़ लीजिए, ठाकुर पब्लिकेशन, या बहुत सारी मार्केट में किताबें अवेलेबल है, मैं किसी का नाम क्यों लूँ, पासपोर्ट वगैरह भी आता है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ओके। बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर, यदि आपको फ्यूचर ब्राइट करना है तो क्या करना चाहिए आपको, अच्छी किताबें फॉलो करनी चाहिए, ओके। तो ग्रिफिथ इज वेरी स्टैंडर्ड किताब, इसको पढ़िए, मैंने इसको पढ़ा है, बहुत प्यारी किताब है ये, मैं वहीं से आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए बहुत लोग इसको रट लेते हैं, इसको समझते नहीं कि व्हाट इज सुपर पोजिशन, व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इसमें पूरा एक क्लास लूंगा, मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, ठीक है। ये भी ग्रिफिथ में ही लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ग्रिफिथ में लिखा, तो बाकी मार्केट में जो भी किताबें आती है वो तो कहीं से कट पेस्ट होता है, और सब जो इंडियन ऑथर होते हैं उसमें अच्छी कम किताब, बहुत मतलब बहुत कम किताबें अच्छी होती है। एक एस सी वर्मा सर की बुक है ये, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, बीएससी की उन्होंने लिखा है, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रोस्टैट्स की बुक है, बहुत प्यारी किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं इंडियन ऑथर में। बाकी सब तो वो करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, ठीक, अच्छी किताबें नहीं होती। तो ग्रिफिथ और एस सी वर्मा दोनों में से जो भी आपको बुक अच्छा लगता है तो पढ़िए, दोनों बहुत प्यारी किताबें हैं, ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए समझिए जरा इस चीज़ को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम के अंदर बहुत सारा चार्ज, Q1, Q2, Q3, Q1, Q1 आ रहा है समझ में। तो चार्ज आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, चार्ज आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब एक चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है चार्ज Q2 से, किससे इंटरेक्ट कर रहा है, Q2 से, क्लियर है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसका जो इंटरेक्शन अदर चार्ज के साथ उसको अवॉइड हम करेंगे, क्लियर है। मतलब एक समय में चार्ज क्या करेगा, एक ग्रुप ऑफ चार्ज जो बंच ऑफ चार्ज है, ठीक है, उसमें से किसी एक चार्ज से इंटरेक्ट करेगा एक टाइम में, क्लियर है। यानी फोर्स क्या होगा, एक टाइम में Q1 Q2 के बीच का होगा, Q1 Q3 के बीच का होगा, Q3 Q4 के बीच का होगा, ओके। आ रहा समझ में। तो जनरली क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज को फिक्स करना पड़ेगा, उसको इंटरेक्ट करना पड़ेगा एक समय में सिंगल चार्ज के साथ, ठीक है। ना कि हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे ग्रुप को जो है बना दे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। मान लीजिए कि हमारे सिस्टम के अंदर एन चार्ज है, कितना चार्ज है, एन चार्ज है, ठीक है। तो हर एक चार्ज क्या करेगा, अपना अपना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो जो चार्ज Q1 है उसके लिए जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो कितना होगा, वो आपका हो जाएगा Q1/4πε0r1, ठीक है। ऐसे ही चार्ज Q2 के लिए क्या होगा, आपको उतना समझ में आपको नहीं आया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसके लिए मुझे पूरा क्लास लेना पड़ेगा, ओके। जब मैं अगली क्लास लूंगा तो एक मैं पूरा लेक्चर आपको दूंगा कि व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जब आपने MJC2 का कोर्स किया होगा वहाँ आपने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा होगा, कपल्ड पेंडुलम में आपने पढ़ा होगा, ओके। इसके अलावा जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो पूरा कोर्स है, कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा, ओके। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। तो दैट्स वाइट रिक्वायर वन फुल क्लास, ओके। तो एक मैं पूरा फुल क्लास दूंगा 45 मिनट का, ओके। और उसमें हम क्या करेंगे, सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। और आप लोग लाइव सेशन में तो आप लोग क्या कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन इफ क्वेश्चन इज रिलेवेंट, ठीक है। तो अब मोटा मोटी ये समझिए कि एक चार्ज क्या करेगा, वन टाइम में एक ही से इंटरेक्ट करेगा, क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरह से लिखा हुआ है ग्रिफिथ की बुक में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज क्या है, Q1 है, Q1 से लेकर Q1 तक चार्ज है। यानी इस केस में क्या होगा, इस केस में टोटल जो पोटेंशियल V होगा, ठीक है, वो क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q3, एंड सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Qn, ठीक है, Q1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1/4πε0r1, Q2/4πε0r2, Q3/4πε0r3, thirdly Qn/4πε0r। यदि यहाँ पे हम 1/4πε0 कॉमन ले लें
तो ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में होगा Q1/R1, Q2/R2, R2 डैश 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 Qn/Rn। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं इसको बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है, समेशन I = 1 to n QI/RI। क्लियर है, QI/RI। ये क्या होगा, ये आपका पोटेंशियल ड्यू टू बल्क ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, या बंच ऑफ चार्ज होगा। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल, ऐसे हमने पढ़ा था इससे पहले, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक। ओके, तो चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं विद सम न्यू टॉपिक। ओके, आज के क्लास में यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन फुल कोर्स, यदि आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो यू में कॉल ऑन ठाकुर सर अकेडमी ऐप। जो ऐप है आपको एंड्रॉयड पे मिल जाएगा, ठीक है, गूगल एंड्रॉयड पे ऐप को आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम दिया हुआ इसके बारे में। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।